अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह ठीक का है, बहुत बहुत शुक्र है। खैरियत है। जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छी खबरें हैं, मीनिंगफुल खबरें हैं। उतार चढ़ाव काफ़ी आ और रहा है जो हमारे मैं सामने। कहता रहा हूँ वो गालबन उसकी तस्दीक होती जा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है, अभी बिल्कुल बात ऐसे। करते हैं उस पर। मजीद भी आपसे तज्जिया लेंगे, लेकिन पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, टॉप स्टोरीज। देखिए, सबसे पहले तो कल ममनून हुसैन का खिताब था हमारे सदर का, जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से साल में एक बात हुआ करता है। वैसे ये मजाक बन के रह गया, बल्कि कुछ लोगों के ख्याल में ये उहदा ही मजाक बन के रह गया है। बिल्कुल। वो एक दूसरी बात है, हम किसको तरह इसको ज़्यादा कारामद मुफीद बना सकते हैं, वो एक सोचने की बात है। लेकिन कल उस इजलास में आर्मी चीफ जो तुर्की में थे सीधे वहाँ आए और उन्होंने इजलास अटेंड किया और उन्होंने तकरीर सुनी। सदर ने बाद में पूछा कि आप कब तुर्की से आए? उन्होंने कहा सीधा एयरपोर्ट से, बस समझिए कि आपकी तकरीर सुनने आ रहा हूँ। एक अच्छा इंप्रेशन था। उन्होंने कुछ बातें की जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा कि आप ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हो। उन्होंने कहा मजम्मत, ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। ये हमारी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पे हमला है। बिल्कुल। आर्मी चीफ की तरफ से ये पहला एक तरह का खुला हुआ पब्लिक बयान है जो बहुत इंपॉर्टेंट गिना जाएगा। ठीक। मैं एक बात कहता आया हूँ इन दिनों में, पहले दिन से कह रहा हूँ, और अपने सुनने वालों से सवाल, तजिया नगारों से सवाल भी करता रहा हूँ। और कुछ लोग जो समझते थे कि शायद मैं जानबूझ के बात की गहराई में बहुत ज़्यादा जाना चाह रहा हूँ, मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, आप हमेशा कहते हैं। जो लोग ये तासुर देते हैं कि रहील शरीफ और कियानी में फ़र्क था, गलत। वो किरदार का, कैरेक्टर का, एटीट्यूड का, रवैये का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर यह कहना कि उस आर्मी चीफ के तहत और पॉलिसी थी, इस आर्मी चीफ के तहत और पॉलिसी थी, वो फ़ौज और थी, ये फ़ौज और थी, ये पाकिस्तान की फ़ौज को एक इंस्टीट्यूशन मानने की तरदीद के मुतरादिफ है। टोटली रॉन्ग। और मैंने अभी इन वाक़यात पर कहा था कि ड्रोन हमले के बाद भी, कि जिस तरह मेमो गेट के बाद, एबटाबाद के वाक़े बाद, सलाला के बाद पाकिस्तान आर्मी ने स्टैंड लिया था, नेटो की फोर्सेस को एक तरह का कैरी लोगल बिल से ही सप्लाई रोकी थी, और ये कहा जा सकता है कि अमेरिका को एक तरह से रेजिस्ट किया था। इस वक्त की पाकिस्तानी फ़ौज चूँकि एक नेशनल आर्मी है, कौमी फ़ौज है, अब जो बदली हुई सूरत हाल है उसमें वो रिएक्ट करेगी। चुनांचे मैं ये कह रहा था कि जब हमने ये कहा कि ज़रब अज़ब की अब ज़रूरत नरम पड़ने लगी है बलूचिस्तान के हवाले से, आर्मी चीफ का ये कहना दहशतगर्दी इसी साल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ऑपरेशन हम वाइंड अप करने की पोजीशन में आ गए हैं। और वो रोज़ IDPs की फ़ाइल सबसे पहले देखता हूँ, सारी बातें उन्होंने की है। और यहाँ अब ये कहना कि ये इन सब का मतलब ये था कि अमेरिका के ड्रोन हमलों के हवाले से ये जो रवैया है, हम उसकी कुछ ज़्यादा जो वो हमसे डिमांड कर रहा है, हक़ानी नेटवर्क और फलां करो और ये करो, हम उससे रजिस्ट करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो अब इशारे हमारी एटमी प्रोग्राम पर भी दे रहा है, और हमारी फ़ौज सबसे पहले इससे रजिस्ट करेगी। अगर रजिस्ट नहीं करेगी तो ये गिना जाएगा कि सब कुछ अमेरिका के कहने पे हो रहा है, और वही हुआ। ठीक। रहील शरीफ ने बल्कि खुले वाज़े लफ्ज़ों में ये कह दिया, क्या मजम्मत की बात करते हैं, ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये हमारी सलामती के लिए ख़तरा है। और अब जंग वाइंड अप, हम उन्हें ये नहीं कहा हम ख़त्म कर रहे हैं, वो कहते हैं आपके कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, वो कहते हैं हुसैनी नेटवर्क पे काम करो, वो कहते हैं हम F-16 नहीं देंगे। ये कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, F-16 के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे एयर चीफ, और दूसरे मामलात को हम देख रहे हैं, लेकिन ये है कि हम अपनी सलामती पर अपने हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। दी पोस्ट में एक खबर आई है, और ये 24 मई 2016 की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाली जो लिस्ट बन रही है ड्रोन स्ट्राइक के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल किया गया है। अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। अगर उन्होंने उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया तो फिर हम इसको सारे किस तरीके से इसको देखेंगे? नहीं, नाम तो शामिल पहले ही है ना, पहले ही है, तो पहले हो रहे हैं। आने वाले टाइम में मजीद वो कह रहे हैं कि किए जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो अंदर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे, और पाकिस्तान की कोई हुकूमत भी होगी, कोई फौज भी होगी, उसको मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। और शायद ये वो इस तरह कर रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि हम चीन के ज़्यादा करीब हो रहे हैं, CPEC मनसूबे पर वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और कहा भी आर्मी चीफ ने कि हमारे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल। ये बात ख़ास तौर पर उन्होंने चाइना से आकर कही, तुर्की से आकर कही है, जो कि नेटो का एक रुकन है, जो कि हमारा करीब तरीन दोस्त है, जो कि जब अब फ़ौज बन रही है, अरबों की मुश्तरका जो बन रही है मिडल ईस्ट की, उसका एक बड़ा अहम रुकन है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का नया मजाज, नई पॉलिसी,
ये जिससे ताल्लुकात मुतासर भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ज़ाहिर होती है। मतलब इसका ये नहीं कि हम अमेरिका से लड़ाई लड़ने के मूड पे हैं, हम फिर भी F-16 तैयार लेना चाहते हैं। हम सिर्फ अमेरिका को जो समझाना चाहते हैं कि हद से बड़ा हुआ जो उसका दबाव है एक एटमी ताकत पर, वो आलमी अमन के लिए ख़तरा भी बन सकता है। ये नहीं कि आप हमारे कान में उड़कर ये समझेंगे कि खित्ते में आप इंडिया की बारदस्ती कायम करके हालात को मामूल पर ला सकते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें भी आप हमारे साथ काम करना पड़ेगा, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत ही हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी उसमें गूदा होना चाहिए, वरना फिर ये है कि सब आदमी बुलडोज करते हुए आपको गुजर जाते हैं। अच्छा, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की खबर है कि वो उठ के बैठे भी हैं, अहले खाना से बात भी की है। ज़ाहिर है कि ऑपरेशन के अगले दिन तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ बहुत सी अफवाहें, खबरें, सोशल मीडिया, उनकी ये ऑपरेशन तो नहीं होना था, उनका तो पता नहीं, वो सिर्फ रगें खोलने के लिए वो प्रोसेस था और ये हुआ ही नहीं, बाईपास हुआ ही नहीं। तो मरियम नवाज़ ने 1-2 चैनल्स पे आके बहुत वजाहत के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू की है कि हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि कितनी सूरत ख़राब है। और वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा कि आपका, तो उन्होंने कहा जी मैं दिसंबर तक पोस्टपोन कर दें। उन्होंने कहा कि अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं पाकिस्तान के, हमारे आप पेशेंट हैं, ठीक, और आप आराम से, यहाँ तो आजकल पाकिस्तान में पेशेंट क्लाइंट होता है ना, अस्पतालों के ऐसे है कि वो क्लाइंट होता है। तो उन्होंने कहा आप हमारे पेशेंट हैं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। और आपकी जब बाईपास सर्जरी हुई तो उनकी 3 शरियानें बंद निकली, यानी मेजर ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अब वो बातचीत भी कर रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ TR का मसला जो है ना लटका हुआ है। कल अजाज सादक ने दोबारा रब्ता कायम किया है, एतजाज़ आसन से भी किया है, इसाक डार से भी किया है, और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की होगी ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए या देखा जाए क्या किया जाए। लेकिन वो सूरत हाल अभी कोई ख़ास आगे नहीं बढ़ी। बिलावल भुट्टो ने एक छिक्का मारा है, चौंसार के बारे में कहा कि वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, वो बेचारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैड टेस्ट तो ये आ जाता है कि आपका कहने का मतलब है कि वो नवाज शरीफ की खुदा न खास्ता बीमारी के बढ़ जाने की दुआ मांग रहे थे। मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, मुनासिब नहीं लगता। वैसे सुना है कुछ इस तरह की स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि शायद पंजाब जो है वो निसार साहब देखें, कुछ ऐसी बातें हैं। नहीं, वो कैसे अभी इस तरह की बात है, ये तो ऐसी, वो जो मिले थे तो उन्होंने कहा शायद ये सारी अफवाहें होती हैं कि पंजाब निसार को दे देंगे, शहबाज शरीफ वहाँ चले जाएंगे। भाई ये तो ऐसे ख्वाब है। अभी अल्लाह करे वो सेहतमंद होकर वापस आए और डट के रहें। वो डट के रहेंगे, 20 साल वो उन्होंने फेस करना है। वो एक कालम है जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा दिल कमज़ोर है, मेरे असाब मजबूत है। वो मजबूत असाब के साथ काम करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब सिंध से भी एक खबर आई है कि एक तो कायम अली शाह साहब ने कहा जी ये बजट सिर्फ पंजाब को मुतमिन कर सकता है। अब मुझे नहीं तफसील पता कि वो किस बात पे कह रहे हैं कि जिस बात पे वो मुतमिन नहीं है, कितने पैसे नहीं मिले, कितने नहीं मिले, कितना खर्च हुआ। कल बजट तकरीर होगी, परसों तक डॉक्यूमेंट्स आएंगी तो अंदाज़ा होगा कि सिंध ने पुराने डेवलपमेंट बजट से कितना खर्च किया है। और फिर जब भी पता चलेगा कि नए डेवलपमेंट बजट में अगर सिंध के साथ कोई ज़्यादती हुई तो क्या ज़्यादती हुई है। आमतौर पर जब आपके ताल्लुकात सियासी कुछ ख़राब होते हैं तो फिर हर बात ख़राब नज़र आती है। फिर आपको ये जो पाक CPEC बन रहा है, पाक चाइना कॉरिडोर, उसमें भी खराबी नज़र आती है। फिर आपको बजट में भी खराबी नज़र आती है, फिर कोई चीज़ नहीं ठीक आपको नज़र आती। और अगर ताल्लुकात सियासी ठीक हो तो फिर हर चीज़ ठीक होती है, हर चीज़ डिफेंड करते हैं। बहरहाल दूसरी खबर वहीं से ये आई है कि एक तरफ तो ये आई है कि उन्होंने इस तरह का हुआ, चीफ जस्टिस साहब बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में क्या हो रहा है भाई, यानी एक आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 15 आदमियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। अब भाई नायब कासद की पोस्ट को 16वें ग्रेड की मनसब देने को मेरिट की बात है, ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिसमें अभी एक साहब ने मुझे बताया कि एक चपरासी उनके यहाँ है जिसकी तनख्वाह 80,000 है, और बेशुमार चपरासी ऐसे हैं जो 50,000 से ऊपर तनख्वाहें लेते हैं। अच्छा, मैं नहीं कहता कि उनको तनख्वाहें न दी जाए, लेकिन ये है कि बहुत सारे अदारे जो कि एक कौमी ख़जाने पे बोझ बन जाते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं, वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। और जो मुजाहरे देखते हैं ना आप सड़कों पर, बिल्कुल मैंने कहा जी ये क्यों आप इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपको प्राइवेटाइज ना किया जाए, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों ना किया जाए प्राइवेटाइज। आपको क्या नुकसान है? उन्होंने कहा फील्ड वर्कर को कोई नुकसान नहीं है। फिर किसका नुकसान है? वो दफ्तर में जो बैठे हैं उनका क्या नुकसान है? उन्होंने कहा जी हमारे एक चपरासी हैं, वो उनकी तनख्वाह 80,000 है, 50,000 तो आम तनख्वाहें हैं। तो वो क्या, वो बैठे बैठे अपनी तनख्वाहें, अपना बोनस अपने नाम डाल के बढ़ाते रहते हैं। अदारे पे बोझ नहीं पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियां ये तो नहीं देखती, वो पैसे देती हैं, बल्कि ज़्यादा देती हैं, लेकिन वो तरीके से देती हैं। एक ज़माने में उस वक्त तनख्वाहें जो थी आम जब के PM की 5-6 हज़ार थी,
तो एक मैं KSC के दफ्तर में गया तो उसने कहा जी जो मेरा PN अभी आपको चाय बट यूँ इसलिए थोड़ा सा दे गया कि आपको उसका अंदाज़ा है कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, वो इसलिए दे गया है कि आपको उसने पहचाना है, वरना वो सुनते कहाँ हैं। 16,000 रुपये तनख्वाह है उसकी, अब वही 16,000 80,000 हो गई है। सही। तो इस तरह की ये नहीं कि चपरासियों की तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए, मजदूरों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन तनख्वाहों का निज़ाम पूरी मईशत के साथ एक जुड़ा होता है, उसको आप तलपट करते हैं तो फिर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं जी। बहरहाल वो तो अपनी जगह पर है, वो TRO का मसला भी अपनी जगह पर है। वो कहते सड़कों पर आएंगे, इमरान खान का और उन लोगों का एक ही काम है सड़कों पर। ख्वाजा आसफ की उधर वो कहता है विकेट गिरने वाली है। नादरा ने रिपोर्ट दी है जी कि इतने वोट हैं, कोई 1 लाख कितने, जिनके शनाख्ती कार्ड की वो जो है वो तस्दीक नहीं, वो नहीं हो सकी, उनके हल्के में थम निशानात की थम तस्दीक इम्प्रेशन नहीं नहीं हो आया। सकी। लेकिन साथ ही इसके साथ ये बात भी शामिल है कि जो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं वो टैली करते हैं। भाई आपका सिस्टम अगर स्याही वाला नहीं था तो आप उस पर क्या चिकमदार बना रहे हैं। अब पुरानी 2 भी जो सीटें उन्होंने डिसीट की हैं वो इस तरह की टेक्निकल बातों पर, अवाम का क्या कसूर है यार। यानी कि आप उसकी सजा अपने निज़ाम की खराबी की सजा दें, दोबारा इलेक्शन करा देते हैं आप, ठीक, और दोबारा इलेक्शन के साथ ही मुल्क की फिजा में एक हो जाएंगे इलेक्शन तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ख्वाजा आसफ दूसरा इलेक्शन लड़ लेंगे आपके साथ और आसानी से हारेंगे नहीं, ये समझिए कि आप हरा देंगे उसको। बड़ा मालदार आदमी है हमारे, वो भी मेहरबान है जो मुकाबले में तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन ख्वाजा आसफ पुरानी मुड्डी है, आसानी के साथ तो उनका नहीं हुआ। ख्वाजा सफदर का भी एक ताकत उनके साथ है, जो उनके वालिद थे और हमारी कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, स्पीकर भी रहे और बड़े नामवर हमारे वो पार्लियामेंटेरियन थे। और वो भी एक इशू खड़ा हुआ है, उसको भी हम कह सकते हैं। एक हमारे यहाँ और मसला चल रहा है जी, वो क्या चल रहा है जी कि रोयत हलाल कमेटी को का जो मसला है कि कोशिश की जाए, जो पोपल्स डे है ना जी वहाँ पेशावर में जो 2 ईदें ऐलान कर देते हैं, एक अपनी कर लेते हैं, उनको मनाया जा रहा है कि यार ईद पे इकट्ठे हो। कहता है रोते हलाल कमेटी दूसरी बना दी जाए। और मुफ्ती मुनीब से भी उन्होंने बात की, मिनिस्टर साहब ने उनको भी शायद कायल की है। मुफ्ती मुनीब साहब मान जाएंगे। अब क्या होगा क्या कि मुफ्ती मुनीब साहब के खिलाफ क्यों है, ये फिरका वारियत की लड़ाई भी है, देवबंदी बरेलवी लड़ाई है। अब वो कहेंगे जी अच्छा मैं तो हट जाता हूँ, लेकिन इसकी जगह कोई बरेलवी आएगा, देवबंदी नहीं आएगा। अच्छा फिर इनको होगा कि अब ये बहुत सी बातों पर ये मसल की इख्तलाफात बहुत इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा उसके बाद क्या होगा जी, हमारे लोगों की गवाही भी सुनी जाएगी। अच्छा अभी आपके गवाह कोई आसमान से आएंगे, लोगों में जो गवाही है वही गवाही सुनी जाएगी ना जी, वही गवाही ली जाएगी ना जी। मालूम किया जाएगा किसने चांद देखा, कैसे चांद देखा। बकौल शेख रशीद के बेटे को बैठा के कहते हैं मैंने चांद देखा है, अच्छा बैठा के कहते हैं मैंने चांद, कसम खाता हूँ मैंने चांद देखा है। तो ये तो खैर लताइफ हैं जो हमारे यहाँ करते हैं, जिसपे मौलवी लोग नाराज़ भी होते हैं और बहुत सी बातें कही भी जाती हैं। और हमारे सूबाई मोहतसब जो यहाँ जवेद महमूद साहब हैं, हु हैज़ बीन ए वेरी गुड ब्यूरोक्रेट, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़ाती वजूह बयान किए। एक अखबार ने लिखा कि उनकी हुकूमत से इख्तलाफात थे शायद, लेकिन बयान उन्होंने ज़ाती वजूह किया और वो एक पार्टी कोई नई बन रही, रोशन पाकिस्तान दी। अच्छा उसकी दाग भेद डाल रहे हैं। अगर इस तरह का काम करें, बहुत से लोग जो हैं इस मुल्क में वो पार्टियों की तरफ सोच रहे हैं। पिछले दिनों एक कोई मिल्लत क्या अवामी एक पाकिस्तान आज़ादी पार्टी क्या वो भी बनी थी, वो भी एक NGO टाइप लोग हैं, लेकिन भले लोग हैं। उनका बड़ा शोरा सुनते आए थे। हारून रशीद ने बड़ा 1 साल से शोर मचा रहा है कि बड़े अजीम लोग आ रहे हैं, लेकिन टाइम फिशी हुई। ये भी बन रही है, लेकिन ठीक है लोग काम करते रहें, हो सकता है किसी वक्त कोई रास्ता निकल आए, कोई शक्ल बन जाए। बहरहाल जी है आज की बड़ी खबरें। वो बिलावल और हिलरी की आपने नहीं बताया कुछ। वो हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि बिलावल मुझे बिल्कुल बेनज़ीर की तरह लगता है। ये लोगों के दरमियान जाता है और उस तरह करता है। अल्लाह करे उसका मुस्तक़बिल अच्छा हो। हिलरी कहीं अपने नंबर कटवा ना ले पाकिस्तान में, लेकिन हम ट्रंप को तो नहीं कबूल करेंगे। हिलरी ने ये बड़े प्यार में कहा है, बेनज़ीर जैसे एक ममता के साथ कहा है। मैंने यही कह सकता हूँ कि बेनज़ीर याद आएगी। बेनज़ीर भी उनसे छोटी थी हिलरी से, तो उनके बेटे को इस तरह एक्टिव पॉलिटिक्स में देख के उनको ज़रा अच्छा लगा होगा, खुशी होगी। तो बाकी तो भी उनका मीरपुर के जलसे में नो डाउट ही वाज वेरी गुड। मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइट।
जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आज? जी सबसे पहला आर्टिकल जो एक आर्टिकल आया टॉम हुसैन का, जी। नवाज शरीफ इज़ दी ओनली वाइबल ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। अच्छा। ये अल जज़ीरा में आर्टिकल उनका आया है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि पहले हिस्ट्री बयान की कि 2008 से पहले किस तरह पाकिस्तान में एक तरह की आमरीत का था, फिर आए इलेक्शन हुआ, उस वक्त सबसे कदावर लीडर पाकिस्तान की उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो थी। अच्छा। और नवाज शरीफ उस वक्त भी उसे चैलेंज कर रहे थे, लेकिन बेनज़ीर की शहादत के बाद, उनके कत्ल के बाद सूरत ये पैदा हुई कि आसिफ ज़रदारी ने उनकी जगह ली। अगरचे उन पर बड़े इल्ज़ाम थे करप्शन के और दूसरे बहुत से इल्ज़ाम थे। उन्होंने कहा अगरचे इस तरह के इल्ज़ाम अब नवाज शरीफ पर भी हैं, लेकिन बेनज़ीर के कत्ल के बाद कोई दूसरा, शहादत के बाद कोई दूसरा लीडर ऐसा नहीं है जो इतना कदावर हो, जिसको आलमी एक्सपोजर भी हो, जो बकौल उनके 4 में से 3 सूबों में मौजूद हो। हाँ। वो इतनी करिश्माती शख्सियत नहीं है। करिश्माती को दरअसल में करिश्मेटिक के तर्जमे के तौर पर लेते हैं, उर्दू में भी करिश्माती अपने एक माने रखता है, लेकिन ठीक है उस माने में, लेकिन ऐसी करिश्मेटिक शख्सियत नहीं है और इतने उनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी तो है ना जी कि 4 में से 3 अवाम उनको चाहते हैं। और अभी उन्होंने जो बाई इलेक्शन भी जीते, जब इमरान खान ने धरना दिया तो उस धरने के दौरान भी उन्होंने कई बाई इलेक्शन लिखे। अब लोकल बॉडीज़ के पोल भी जीते उन्होंने, वो 4 में से 3 सूबों में उनकी एक तरह मौजूदगी का एहसास होता है। सिर्फ सिंध में नहीं होता, सिंध में भी मेरा ख्याल उन्होंने एक ऑप्शन अडॉप्ट ऐसी कर रखी थी कि सारा सूबा जो था वो पीपल्स पार्टी को सौंप दिया हुआ था, वरना सिंध में भी 10-20 सीटें वो निकाल ही लेते। लोगों से मिल जाएं, अगर फंक्शनल लीग को मिला लें या किसी और को मिला लें, तो मुस्लिम लीग ही वहाँ मौजूद हैं। अगर ना भी मिलाएं तो भी अरबाब रहीम वगैरह बहुत से लोग थे जो कि बड़ी आसानी के साथ उनकी तरफ आ सकते थे, उन्होंने कोशिश नहीं की। मुमताज़ भुट्टो ने ख़ास तौर पर निकल के काम करना चाहा। अब नई सूरत हाल में हो सकता है कि वो एक नई हिकमत अमली तय करें। बहरहाल ये कि इस वक्त वो एक इमरान को भी कहा कि वो इतना संजीदा सियासतदान नहीं गिना जाता और सिर्फ एक ही आदमी है जो कि मोतबर कौमी रहनुमा के तौर पर हमारे सामने आया है और वो नवाज शरीफ है। होता है कि वह टाइम जो होता है ना, वक्त होता है। अगर 3 बार हम कहते हैं वज़ीर आज़म रह चुका है तो उसका एक्सपोजर है भाई, दुनिया के मामलात पर भी है, पाकिस्तान की इनसाइड पॉलिटिक्स पे भी है। अब पाकिस्तान के इदारे जो यहाँ काम करते हैं, जो उसका हमें खबर नहीं होती है, वो सब उस बात को जानता है। तो इस लिहाज से वो एक हमारा ओनली वाइबल ऑप्शन इसको कहा गया है। एक आर्टिकल डॉक्टर आयशा सदीका का है जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटिकल है आज। उसने कहा कि हम जो हैं असल में हमारे यहाँ थ्रेटिकल जो एक लिटरेचर है वो मौजूद ही नहीं है। ये एकेडमिक बात की है उसने, थ्रेटिकल लिटरेचर मौजूद नहीं है। थ्रेटिकल लिटरेचर से मुराद उसकी ये है कि हम ठोस शवाहद इकट्ठे करें, मालूमात करें और फिर मुआजना करें, कंपैरिजन करें, फिर जांच पड़ताल करें और उसके बाद कोई एक टेक्साली तौर पर गुजार कर उसको एक असूल बनाएं। अच्छा, ये असूल जो होते हैं ठीक होते हैं, ये जो थियरियाँ हम बनाते हैं ये अच्छी होती हैं, लेकिन थियरियाँ कभी कभी आदमी को महदूद कर देती हैं। ठीक, आज तक कल वेस्ट, ये वो नहीं कह रही है, मैं कमेंट कर रहा हूँ इस बात पे। आजकल वेस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो नजरियाती सियासत नहीं करते, वो अमली सियासत करते हैं। मतलब है कि वो उनकी फिक्सेशन कहीं नहीं हुई। हम लिटरेचर में हमारे यहाँ उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, कुलिया साजी। शिमी में मैंने इख्तियार किया था कि कुछ लिखने वाले जो हैं कुलिया साजी करते हैं, थियरियाँ बना लेते हैं और फिर लिटरेचर की हर चीज़ को, पोइट्री को, फिक्शन को, उसको, इसको, हर लिखने वाले को उस थियरी पर परखते हैं। जैसे मार्क्स ने थियरी बना रखी थी, जो एक उस थियरी पे पूरा उतरता था वो बड़ा शायर था, वरना शायर नहीं था। ये एक थियरी थी ना। हालांकि अपने जमालियाती हैसियत के लिहाज से या खालिस लिटरेरी वैल्यू के लिहाज से उसकी कोई कदर कीमत भी हो, अगर वो आपकी थियरी पे पूरा उतरता है तो वो बड़ा शायरी या अदीब है। तो ये एक अजीब, लेकिन बहरहाल ये कहती हैं हम थियरियाँ नहीं बनाते हैं, एक लिहाज से ठीक है। उन्होंने कहा प्रैक्टिकल हम होते हैं। आजकल दुनिया जो है इज्तिमाइयत की दुनिया है, ठीक, और हम एक दूसरे के सहारे पे जीते हैं और जब हम ये नहीं करते तो हम तशद्दुद, हम इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इंटरनेशनल आलमी तन्हाई से बचना है। उन्होंने देखिए हम बड़ा जोर देते हैं खुद मुख्तारी पर कि हमारी खुद मुख्तारी पे हरफ आ गया, ड्रोन हमला, ये इसके रेफरेंस से उसने लिखा असल में। और लेकिन हमारी खुद मुख्तारी से ज़्यादा हमारी आज़ादी की अहमियत है। खुद मुख्तारी और आज़ादी में क्या फ़र्क है, वो ये है कि हम कितने काम करने में खुद मुख्तारी तो रिलेटिव इस तरह है कि हमें कोई दूसरा इंटरवीन ना करे।
और हम नहीं चाहते कि कोई मामला महदूद आके है। हमारे मामलात में दखल दे महदूद या है। पॉलिसी साजी में करे। लेकिन अमली तौर पर ये होता है, जिसकी आज़ादी वो कहते हैं सबकी कि इज्तिमाई अगर हम जीना चाहते हैं इंडिपेंडेंट तौर पर, तो हमें कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़, गालबन अपनी खुद मुख्तारी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फ्रीडम आपको एसोसिएट कर देते हैं ना जी, सोसाइटी के साथ। हाँ। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। उन्होंने क्या कि असल हकीकत ये है कि रियासत के मफादात मुस्तकिल होते हैं, जो आमतौर पर कहा जाता है, और रियासत के दोस्त और दुश्मन मुश्तरक नहीं होते, वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जैसे अब पाकिस्तान में चीन का असर आ रहा है, लेकिन चीन भी कई चीज़ों पे खुश तो नहीं होगा। बैतुल्ला मसूद को मारे या हकीमुल्ला मसूद को मारे या उसामा बिन लादेन को मारे या मुल्ला अख्तर मंसूर को मारे, तो चीन भी इनको पसंद नहीं करता ना कि इस तरह मारे जाएं। लेकिन वहाँ चीन ये भी पसंद नहीं करता कि अमरीकी ड्रोन हमले आके उसके बॉर्डर के करीब किसी ऐसी कार्रवाई को करें। तो चीन के बारे में इन लोगों की भी, उन्होंने कहा हमारे महाजिरीन के ज़रिए अमेरिका से हमने महाजिरीन को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अफगान महाजिरीन को। अमेरिका से हमारे स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात थे वो हमारे महाजिरीन, आज हम उनको अबैंडन करना चाहते हैं कि वापस भेज दें, तो ये भी हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से होगा। कोई महाजिरीन पे हमने एहसान नहीं किया अपने मुल्क पर रख के, इसके बदले में हमने दुनिया भर से बहुत कुछ हासिल भी किया, पोलिटिकली भी और तस्वीराती तौर पर ही। और उन्होंने कहा अब 3 नस्लें पाकिस्तान में परवान चढ़ चुकी हैं उनकी, अब हम कहते हैं उनको वापस भेजना है। ठीक। तो ये कोई एक बात समझ आने वाली नहीं है। हमने उनको आज़ादी दे रखी थी, पाकिस्तान में जहाँ चाहें आएँ जाएँ। ईरान की तरह उनको कैंपों में बंद नहीं किया था, उनको वेलकम किया था। आज उन्होंने आके शादियाँ कर ली, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। हमें इसका असरनो जायज़ा लेना चाहिए कि जो अफगान ऑप्ट करें पाकिस्तान को फिर, और हमारी कुछ मयारात पर पूरे उतरते हों, उनको हम कहेंगे जी वो अब अफगानी नहीं है, पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक अगर वरना फिर, और इस तरह से बहुत से अफगान ऐसे भी होंगे जो बड़े वफादार होंगे, बहुत से हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से आते हैं वो पाकिस्तानी बन जाते हैं, बड़े वफादार होते हैं आपके साथ। हाँ, तो आप उनकी वफादारी पे एक सवाल लेकिन ये अगर बन जाते हैं तो उन पे हम कुछ नहीं बोलते, अफगानियों पे हम बोलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो जो वहाँ से आते हैं उनको ना आने दिया जाए, आप उन्हें चेक करें। पूरी बहस है, वो भी पूरी बहस बनती है कि सब कॉन्टिनेंट के हर मुसलमान का हक है कि पाकिस्तान पे आए। हमसे दुश्मनी करके अलग बांग्लादेश में अब जाने वाले सारे लोगों को हमने एक्सेप्ट किया था जो पाकिस्तान में रह गए, हमने पाकिस्तानी माना था, हमने तो इनकार नहीं किया था। लेकिन अब कुछ 30 साल के बाद, 40 साल के बाद तो आपको सोचना पड़ता है कि अब जो आएगा वो पाकिस्तान की शहरियत लेगा तो यहाँ आएगा। बिल्कुल ऐसे। और इस तरह हिंदुस्तान से जो लोग 51 तक आते रहे वो तो पाकिस्तान के शहरी थे, उसके बाद जो आते रहे हैं वो पूरी एक नस्ल है जो यहाँ परवान चढ़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची की डेमोग्राफी देख लेना, वहाँ पे कितनी आपको हाँ जी, कराची की डेमोग्राफी दोनों तरफ से बदली है। बिल्कुल सही। कराची की डेमोग्राफी तो इसलिए तरह बदली है कि लोग हिंदुस्तान से आए, इस तरह भी लोग बदली है कि लोग बांग्लादेश से आए, इस तरह भी बदली है कि लोग अफगानी वहाँ आके बाद हुए। तीनों तरह से जाके वो डेमोग्राफी बदली है जी। रऊफ ताहिर साहब आज जो है जी मुशर्रफ ज़ैनी ताल्लुकात के हवाले से लिखते हैं। पिछली बार उन्होंने जहांगीर करीब ज़ैनी जो थे सेंट्रल कमांड के यहाँ हमारे जनरल थे जी। और वो मुशर्रफ की उन्होंने तारीफ़ करते थे कि उन्होंने कहा पहली मुलाकात में उसने उसको कन्विंस किया और उसने घर के नंबर भी गोया एक्सचेंज किए। फिर उसके बाद जब मामलात उसने ताकत इख्तियार पावर ले ली तो अमेरिका ने तय किया कि इससे ताल्लुकात नहीं रखने, तो उनको कन्वे कर दिया गया कि आप अपने राब्ते उससे मुनक़ता करें। तो कहते हैं हम मिस्र में मशक़ें देख रहे थे कि वहाँ ज़ैनी इसका फ़ोन आया, तो मैंने कोहन साथ था मेरे जो वज़ीर दफ़ा थे, उससे पूछा मैं क्या करूँ, हुकूमत की हिदायत है रब्ता नहीं रखो, क्या करूँ। उसने कहा कि आप बात कर लो, वादा कुछ नहीं करना। तो उन्होंने बात की तो मुशर्रफ कह रहा था मुझे नहीं परवाह कौन क्या सोचता है क्या नहीं करता। वैसे लेकिन मुझे इस बात का मैं ज़रूर ख्याल है कि आप मेरे दोस्त हैं, आपको कोई गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या हमने क्यों किया है, यहाँ जमहूरियत ऐसी थी वैसी थी, सारी जो कहानियाँ। उन्होंने कहा ये तो उस वक्त की कहानी है। फिर ये कहानी है बाल वुडवर्ड ने जो लिखी है कहानी बुश के ज़माने की कि कॉलोन पावर आए मीटिंग में और उन्होंने आके बताया कि सारी उनकी गोया काबीना जो थी वो हमतन गोश थी कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मुशर्रफ ने 7 की 7 शराइत मान ली हैं। अच्छा। आपके अड्डे इस्तेमाल करेंगे, आप जसूसी भी करेंगे, आप जो भी कहा मान लिया। उन्हें ख्याल था कि 3-4 मानेगा, 3-4 पे हम उसको कायल करेंगे, कुछ कंप्रोमाइज़ करेंगे, 1-2 छूट जाएगी। उस 7 की 7 मान ली थी। जनरल ज़ैनी जो थे उस ज़माने में यहाँ वही कमांडर थे जब ये सारे क्राइसिस पैदा हुए और बड़े स्ट्रॉन्ग कमांडर थे, सेंट्रल कमांड को कंट्रोल करते थे पूरे खित्ते को। और मुझे तो इस तरह भी याद है कि हमारे दोस्त डॉक्टर मुमताज़ अहमद जिनका मैं जिक्र करता हूँ, जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ,
जब ज़ैनी पाकिस्तान आ रहे या इस सब मिडल ईस्ट की कमान संभालने आ रहे थे, मिडल ईस्ट कहते हैं इस पूरे इलाके को, तो उस वक्त ज़ैनी कोई ब्रीफिंग के लिए जिन एकेडमिक लोगों को कहा गया उनमें सर फहरिस्त नाम मुमताज़ का था। अच्छा। डॉक्टर मुमताज़ ने उनको ब्रीफ किया कि सब ये पूरे खत्ते में क्या क्या मसाइल Geography होंगे क्या और और किस कैसे तरीके कैसे से देखेंगे। वो लोग तैयारी कराने के बाद अपने बंदों को भेजते हैं जी। और हामिद बीन ने आज नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से लिखा है कि दिल नातमा और मर्द बीमार के हवाले से कि जब वो क्या वो जहाँ हमारे फ़ौजी जो थे वो बर्फ़ के तोदे के अंदर आके शहीद हो गए थे, बिल्कुल, हाँ। तो उस वक़्त गिलानी और जरदारी नहीं जा सके मौसम ख़राबी से। Bless you। तो एक दिन नवाज शरीफ ने कहा कि वहाँ चलना है। तो मैंने कहा कि मौसम होने का अल्लाह मालिक है। और एक छोटे जहाज़ में बैठ कर अगले दिन हम वहाँ पहुँच गए थे। स्कर्दू पर रुके, स्कर्दू में रुके तो वहाँ बताया कि रात के खाने पे बाकी लोग पता नहीं हम टिक्के कबाब खा रहे थे, वो सिर्फ जो है ना ट्राउट मछली खाई उन्होंने। अगले दिन सुबह पाए से चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी पे गुजारा करते रहे। तो मैंने कहा कि बड़ा आप परहेज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, जो 2011 में मैं था तो उसके बाद डॉक्टर ने मशवरा भी दिया था, और वैसे भी कैसे मशहूर कर रखा है कि मैं पाए बहुत खाता हूँ। मेरे घर में तो पाए पकते ही नहीं है, ठीक, हाँ। ना मुझे ये खाना पसंद है। तो ये पूरी उस ज़माने की दास्तान कि उस तरह किस तरह वो, और इनका जब झटका जहाज़ को मौसम ऐसा ही ख़राब था लगता था, तो वो बड़े पुरसकून और मुतमईन थे। तो क्या मैंने उसे कहा कि भी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको बुलंदी पे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। कहने को झटकों में भी पुरसकून रहते थे और कोई ऐसी उनके जहन से बात नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि आसाब मजबूत है, दिल कमज़ोर है, नातवा है तो क्या है, और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन तो दिल का इत्ज़ाज़ का भी हो चुका है और इसाक डार का भी हो चुका है और फजल रहमान का भी हो चुका है। ऐसा ये लोग काम करते रहते हैं। और मेमो गेट के बाद जब जरदारी मुल्क से बाहर गए तो बहुत सी बातें आई थी, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे चल रहा है। अब भी वो वैसे का वैसा चलता रहा, तो इस तरह की अफवाहें आती रहती हैं। आसफ आमर खाकवानी का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले से है कि वो दूसरी किस्त लिखी है कि कोई पॉजिटिव बातें भी है यार, उसकी दाद दे दो। हमारे सेकुलर लोग मजहबी लोगों को नहीं समझते, मजहबी लोग सेकुलर लोगों को नहीं समझते। उन्होंने कुछ अच्छी बातें की हैं, मसलन औरतों पर जबरी मुशक्क़त पर पाबंदी होनी चाहिए। अब ये लोग कहते हैं कि औरतों पर जबरी मुशक्क़त पे क्यों से, और भी औरतों का बिल आ रहा है ना, बच्चों को आएगा तो बच्चों पे हो जाएगी। तो इस पर तुम लोग क्यों वावेला मचा रहे हो कि साहब इनको लोगों ने कहा है। हमारे लिबरल ये नहीं समझते, हमारे मजहबी तबके वो नहीं समझते। कुछ मज़हब की ताबीर में लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल करने के कायल हैं, जो टेक्स्ट पे चलना जिसको कहते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनका कहना होता है ये मतन पर चलना जिसे कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अहकामात की असल हिकमत है उसके मुताबिक चला जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त ये देखना चाहिए कि कुछ लोग ये असूलों में बेलचक हो जाते हैं। अब उन्होंने बड़ी अच्छे फैसले भी किए हैं, बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, कुछ वो उसका गैरत के नाम पर कत्ल के ख़िलाफ़, वनी के ख़िलाफ़, तो ये सब बातें की। लेकिन ऐसे में क्या ज़रूरत थी कि ये कहना कि वो औरतों को तादीब थोड़ी सज़ा देने की बात या इस तरह की जो बात करने की ज़रूरत क्या थी आपको? कहना इस पर मैं अलग बात करूँगा, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमें देखना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि क्या इसका अंजम न्याज आज PI पे बोल रही हैं। एक नक्शे को मशरिक़ वस्ता की मुश्किलात का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 100 साल पहले उसकी अब याद, जब शाम, इराक़ और ये सारी हुकूमतें बनाई गई, फ़्रांस के एक बड़े सफारतकार ने और बरतानिया के और फ्रांस के, जिससे पिकविक माहिदा क्या कहते हैं, फ्रांसिस पिकविक माहिदा कहते हैं, मिलकर एक यूं ख़त खींच दिया, यूं करके ये इराक़ हो गया, ये शाम हो गया और सारा मशरिक़ वस्ता तकसीम कर दिया। अब कहते हैं सारी फसाद की जड़ वो नक्शा है, क्योंकि उसमें ना कुर्दों को, ना सुन्नियों को, ना शियों को, ना अरबों को, ना गैर अरबों को तमीज़ की गई थी। और एक ऐसी हुकूमतें बना ली थी कि आज दाइश जो है बॉर्डर्स को ख़त्म करती है, कि मूसल पहले इराक़ में नहीं आना था, शाम में आना था, इन्होंने इराक़ में शामिल कर दिया। और उसके नतीजे के तौर पर जो अफरा तफरी फैली है कि जब उन्होंने मूसल पे कब्ज़ा किया तो कहा कि आज हमने शाम और इराक़ की तकसीम, जो वो माहिदा 100 साल पहले वो ख़त्म कर दी है। तो उन्होंने कहा सब हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, इसमें उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के बाद क्या बंदोबस्त होना चाहिए था वो बंदोबस्त बनाया गया। साम्राज्य ने ऐसे किया था, और साम्राज्य ने और बहुत से काम किए हुए हैं, और उसको कैसे देखना है, क्या करना है, जिसका नतीजा अब निकल रहा है दाइश के शक्ल में। इसी के साथ में हम वक्फा ले लें जी। फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट।
और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इकराम सहगल साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत रिनाउंड हैं, और इसके साथ साथ पीजे मीर साहब हैं, वो भी एनालिस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं। हैंड इट ओवर टू यू। जी बरखा बात करते हैं। इकराम सहगल साहब इसको तुर्की में मौजूद हैं। और उनसे पूछते हैं कि जनरल रहीद तो वापस आ गए हैं और आप अभी वहाँ हैं, और इनके बयान पर खास तौर पर बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम जी। जनाब, बात यह है कि एक छोटा सी बात है कि रहील शरीफ साहब जब वापस तुर्की से आए हैं तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया है। वो इम्पॉर्टेंट बयान ये है कि उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मजम्मत करते हैं अब ड्रोन हमले की, तो उन्होंने कहा मजम्मत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये हमारी कौमी सलामती के हवाले से हम किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, और अगर कोई ज़रूरत पेश आई और हमें रजिस्ट करना पड़ा किसी भी अम्पीरियल डिज़ाइन के ख़िलाफ़ या सूरत हाल के ख़िलाफ़, तो वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कियानी के ज़माने में बिहेव किया था। तो मुझे लगता है कि मेरी बात गलत नहीं निकली। ये उन्होंने कहा ताल्लुकात हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। ये तो नहीं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, लेकिन हम एक कौमी हमीयत का सबूत तो दे रहे हैं ना जी, गैरत ब्रिगेड के तौर पर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। क्या कहेंगे आप इस पर? फिर मार्शल साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर रहील साहब आए थे, उनने एक कंबाइंड एक्सरसाइज देखा था तुर्की की फौज के साथ, जिसके अंदर बहुत और मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो था मेनली तुर्की का और इजमिर इलाके में था। और उसके बाद उस वक्त ये भी पता चला है कि मैं तो खुद नहीं था, लेकिन जो यहाँ पर सर्कल की बातें हैं कि काफी मशवरा किया गया है वहाँ पर, जो ममालिक कर रहे थे, पर्टिकुलरली मुस्लिम ममालिक, तुर्की, ईरान, इनसे आपस में मशवरा काफी हुआ है। और तीसरी बात ये कि जब ये ड्रोन हमला था, ये रेड लाइन क्रॉस किया बलूचिस्तान में, आपको पता है कि कभी भी ड्रोन हमला नहीं होता था, और अगर होना ही था और अगर जो ट्रैक कर रहे थे तो वो ईरान में कर सकते थे, और ईरान छोड़ करके जब अफगानिस्तान की सरहद के अंदर घुस गए थे तभी भी कर सकते। आखिर वो उसको ट्रैक कर सकते, काफी देर से ट्रैक कर रहे थे। तो ये डेफिनेटली आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, और एक रेड लाइन था जिसको उन्होंने साफ बताया कि भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। और उन्होंने सलामती की बात छोड़ करके उन्हें ये बात जरूर की है। तो नेचुरली मैं समझता हूँ आगे जिस तरह अभी चल रहा है मूड यूनाइटेड स्टेट्स में कि आप डू मोर करें और हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो ये हो सकता है कि हमारी यहाँ उन्होंने कंडीशन सपोर्ट फंड भी बंद किया है, F-16 भी नहीं दे रहे, और ये भी कह रहे हैं कि जी आप हकानी नेटवर्क फलां ये काम करें। तो मेरा ख्याल में इसके जवाब में तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी आया है कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा है कि हम ये वाइंड अप कर रहे हैं ऑपरेशन, इसी साल के अंदर कोई दहशतगर्द बाकी नहीं बचेगा। क्या यानी मतलब लगेगा कि हम अब वो डिक्टेशन को जो देना चाह रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगी तो हम रजिस्ट कर रहे हैं? हाँ, लेना भी नहीं चाहिए जी, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अभी मैं आपको साफ बता दूं, हमारे कोऑपरेशन के बगैर कोalition फोर्सेस कोई भी ऑपरेशन कर नहीं सकती वहाँ पर अफगानिस्तान में। और हमारी अगर ये जो हमारी कोऑपरेशन खाली इसमें नहीं है, अभी अफगान की कंप्लीट ट्रांजिट ट्रेड फ्री थ्रू जाती है हमारे, इनकी इंटायर मोस्टली बल्क और वेपनरी और एमुनिशन वगैरह हमारे थ्रू जाता है, बहुत इनकी सप्लाईज हमारे थ्रू जाती हैं। और अगर हमारी कोऑपरेशन इनसे बंद हो जाए तो ये तो मैंने 3-4 महीने चलेगा, क्योंकि उनके पास सप्लाईज हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे? ठीक है ना, ईरान के थ्रू ले जाएंगे। सेंट्रल एशिया हमने कोशिश कर ली है, सेंट्रल एशिया के थ्रू नहीं हो सकती है। तो आई थिंक एक टाइम आ गया है कि आदमी खड़ा हो, आदमी सीधा उनसे बात करे, क्योंकि आखिर उनसे हमें क्या मिल रहा है और क्या हासिल हो रहा है सिवा जूतेंगे। तो आई थिंक ये रहील शरीफ की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रहील शरीफ ने बिल्कुल ठीक बात की है, और आई थिंक ये जरूर एक लाइन आना था जहाँ पर वो लाइन ये क्रॉस कर गए, और वो लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए था। और आई थिंक वो लाइन वहाँ पर आपको स्टैंड देना पड़ेगा। ठीक बात है। पीजे मीर साहब, आपकी क्या राय बनती है इस पर कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की फौज एक कौमी फौज है और उसे ऐसे ही रिएक्ट करना, मैं पहले फोर्स ही कर रहा था कि ऐसे रिएक्ट करेगी, बार बार कह भी रहा था, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस वक्त हम नक्शा बनने जा रहा है हमारे इस खित्ते में? देखिए, मोस्टली जो इकराम सहगल साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हमेशा अमेरिकन डिक्टेट में रहेंगे, इसमें हमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेंगे? क्योंकि जब तक आपकी अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मेल फंक्शनिंग और करप्शन से बाज नहीं आएगी, आपको क्या चाइना भी आपको डिक्टेट करेगा, रशिया भी आपको डिक्टेट करेगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप हमेशा मोहताज रहेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह से इकराम कह रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, जो भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, पर्टिकुलरली दी अमेरिकन, ये दे हैव टू डिपेंड अपॉन अस, बिकॉज हमारी सपोर्ट के बगैर दे कैन नॉट मूव इन दिस एरिया, एंड दे नीड अस, बिकॉज उन्होंने अगर इसको
एक्सेस को अगर एक बैलेंस पावर में रखना है तो दे हैव टू टेक पाकिस्तान विद इट। तो बेसिकली यहाँ बात यही आ गई है कि आप अपने घर को पहले साफ करो, जब घर आपका तकड़ा होगा फिर आप एक ऐसे तरीके से बात कर सकते हो जहाँ आप एक आई टू आई दे सकते हो। टर्की ने क्या किया था इन द वॉर अगेंस्ट आप ये कह लो इराक वॉर के अंदर जब पैसे दिए $3 बिलियन आपको क्या दिए? आप तो 7 जिनके साथ नेटो एलाई भी बन गए, आपको क्या दिया? आपको जुड़े में कभी इधर से दे दिया, अभी लेटली 800 मिलियन दे दिया, यू नो। तो ये इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि आप अपना घर ठीक कर लो, इसको तकड़ा कर लो एंड बी आंसरेबल एंड बी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, वो भी जनरल में ये होगा हमारे पीजे हमारे चीफ तो कह रहे हैं कि हमने घर साफ कर लिया है, इस साल के आखिर तक कोई दहशतगर्द बाकी नहीं बचेगा और आईडीपीज भी वापस जा रहे हैं। और अब आप जो कह रहे हैं कि फलां के खिलाफ कार्रवाई करो, ये करो, वो कोई जरूरत नहीं है। आप पैसे हमें ना दें, हम आराम से बड़े पुरसकून तरीके से अपने घर में बैठे हुए हैं। हम अपने अफगान इनको महाजिन को ही वापस आप ले जाएं, हमें इनकी भी अब कोई मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है, ना कोई तकाजा है। तो हम भी तो एक मैसेज दे रहे हैं ना आखिर उनको। देखिए मैसेज तो आज आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल अब कोई अफगान जो है वो पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकता है विदाउट अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये एक बहुत बड़ी चीज है। पहले आपका कोई भी अंदर आ सकता था, जा सकता था। तो आज आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट। बट ये जो हम स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी आज ये 1 साल में खत्म हो जाएगा, 6 साल में 1 साल, देखिए ये एक स्टेटमेंट होती है और ये स्टेटमेंट ये नहीं है कि ये देयर एब्सोल्युटली गॉस्पेल। अमेरिकन ने भी कहा था हम मूव आउट कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ है? वो फिर उन्होंने कहा कि 10,000 रखेंगे, अब क्या हुआ? नहीं जी फिर थोड़ा सा और रखेंगे। ये देखें, जब ये दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट एक ऑपरेशन है। जब तक इसको आप ग्रास रूट पे खत्म नहीं करोगे एंड पर्टिकुलरली आपके जो अफगान रेफ्यूजीज हैं जो बेस्ड इन पाकिस्तान, जो कि कई कहते हैं ये स्लीपर कंटेंट है, इसको आप जब तक रिमूव नहीं करोगे बैक इनटू अफगानिस्तान, आपकी इंसर्जेंसीज, आपकी इंट्रीग, आपकी जो आप कह लो ये बीच में जो स्कर्मिशेस जो होती हैं इन द सिविलियन सेक्टर, ये चलती रहेंगी। सो आई स्टिल फील कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप बिल्कुल ले लो ऑन फेस वैल्यू, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी आप इस तरह नहीं करते कि आपने 3 साल बंदों को मार दिया एंड ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि खत्म हो गया। नो, इट दिस वॉर विल कंटिन्यू because it is a war not of arms and ammunition, it is a war of state of mind. ये माइंडसेट की वॉर है और इस माइंडसेट की वॉर को आपने खत्म करना है थ्रू एजुकेशन। और ये एजुकेशन प्रोसेस जो है इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज मैंने अगेन हमेशा कहा है कि आज अगर आप बात करेंगे 15 से 18 साल के बच्चे और बच्ची को आप मेंटली अरेस्ट करेंगे और उसको एजुकेट करना शुरू करेंगे, आफ्टर 6 इयर्स ये आपको एक अच्छा सिटीजन मिलेगा। ठीक बात है इकराम सहगल साहब। बात तो ये बिल्कुल हमारा जो एटीट्यूड है इस वक्त वो एक नेचुरल सा है जी। हमने मुकदमा भी कायम कर लिया उस ड्राइवर के कत्ल पर जो ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर अख्तर के साथ मारा गया जी। और हमारी नज़र भी आता है कि बहुत सारे मसाइल पे पहले तो हमने नेटो की सप्लाई बंद की थी पिछले ज़माने में, जहाँ से जो चीज़ें जारी से रोका था। अब वहाँ से जो मैन पावर आके इधर अपना वक्त गुजारती है, ज़िंदगी गुजारती है, अफगानी जो वीज़े का बगैर आते हैं, हमने उनको रोका है, एक नया प्रोसेस इख्तियार किया है। विल इट वर्क? हाँ जी, इट विल वर्क। मैं आपको बताऊँ क्यों। एक चीज मैं आई थिंक पीजे मीर साहब से मेरे अच्छे दोस्त है मैं डिसएग्री करता हूँ। ये 2 लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो है वो तो विद इन पाकिस्तान है। जो काउंटर इंसर्जेंसी है, रहील शरीफ उसकी बात कर रहे हैं। काउंटर इंसर्जेंसी जो माउंटेन पे था, यहाँ पर उन्होंने अभी पूरा इंटायर किया है, तो वहां पर वाइट डाउन की बात कर रहे हैं। वो ये तो नहीं बोल रहे कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म विद इन पाकिस्तान कर, लेकिन ये 2 लड़ाई हर बार आपके प्रोग्रेस बढ़े। और ये बात बीजेपी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वॉर विद इन पाकिस्तान है, माइंडसेट चेंज करने में लगेगा। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट, जो मेजर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर 5 आपके कि वो आप खत्म बी एबल टू टर्न इनवर्ड। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। करप्शन नाउ दे बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन द करप्शन, बिकॉज एक नेक्सस होती है करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के अंदर, तो ये बड़ा जरूरी था। ठीक बात है। आप क्या कहेंगे पीजे, लास्ट वर्ड क्या कहेंगे आप इस मामले में? एक और बात, हाँ जी बताएं। वो ये बता दूं कि देखिए मैं बड़ा क्लियर बात करता हूं कि आपको कोalition फंड बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ठीक चार्ज करें इनको, जो आपकी ट्रांजिट फीस है ठीक चार्ज करें, आप जाने दे जो ले आते हैं। लेकिन जो आप पिटल चार्ज कर रहे हैं इनको आप ठीक ट्रांजिट फीस चार्ज करें,
आपको कोई इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप क्यों नहीं करते हैं? हफीज शेख साहब ने पहले जब मुशर्रफ साहब के जमाने में फिटनेस चार्ज की थी, उसके बाद रिवाइज जब भी किया गया, बंद किया गया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। आप ठीक चार्ज करें इनको, जो भी ले आते हैं, आपको कोएलिशन फंड की कोई जरूरत नहीं। ठीक बात है, हम उनकी ट्रांजिट फीस चार्ज करें, जो सामान ले जा रहे हैं नेटो फोर्सेस, हम उसी पैसे से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है एक अच्छी प्रपोजल है। क्यों पीजे मीर, आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही है, आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन इसके साथ साथ नॉट पैट्रोनाइजिंग इकराम, लेकिन इकराम सहगल जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, हमने इनको इस्तेमाल ही नहीं किया। ये 2000 से लगे हुए हैं पाकिस्तान को डेवोस में, कभी ये जाते हैं कभी इधर जाते हैं, पाकिस्तान का केस ट्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन है, आपने आपका जो सेकंड ट्रैक है, ट्रैक 2, जो आप उसको इस्तेमाल इस तरह नहीं करते हो कि पाकिस्तान का केस ट्रीट करें बात। तो ये होता है कि कोई भी आपकी पॉलिटिकल हुकूमत आती है, वेदर इट इज अ मिलिट्री, वेदर इट इज अ डेमोक्रेटिक और एनी अदर गवर्नमेंट, उनके वो 4, 5, 6 जो लोग होते हैं वो कंपोनेंट्स बन जाते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपकी ट्रैक 2 एक्चुअली जाके एट पेस वो जाके अपना केस आप कह लो एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद फिर उनका ट्रैक 2 जाके उनका जो माइंड सेट होता है, जो आप कह लो सुपर पास है, वहाँ जाके ये एक डेवलपमेंट होती है। ठीक बात, अनफॉर्चुनेट हमारी लैक ऑफ आप कह लो इसमें यहाँ होता है। ठीक बात। अच्छा इकराम सहगल साहब, एक क्विक रिमार्क्स में आपको चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बीमार हैं, लंदन के अस्पताल में हैं। क्या जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, TOR फलां ये वो सिक्योरिटी सिचुएशन, इस पे उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ सकता जो कौमी सलामती के मुनाफी हो? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो सही सलामत ठीक ठाक हो जाए अपने ऑपरेशन से। लेकिन देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि मेजर ऑपरेशन एक मामूली नहीं, 3 से 4 ग्राफ्ट इनको लगे हैं हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, 3-4 हफ्ते तक और करेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो उसको ट्रैवल करना होना भी नहीं चाहिए। इसके अंदर जरूर बात आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज, क्योंकि आप बाय रिमोट कंट्रोल ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली आप मिनिस्टर को आप देख तो सकते हैं कि भाई आप कैबिनेट मीटिंग चेयर करें, बट वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। इस पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और आई थिंक ये फिट केस है कि आप इसको जल्दी से रिजॉल्व करें। ठीक बात है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस मामले में खामोश सा है, उस पर भी कुछ हमें सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कैसी सूरत में क्या किया जाए। पीजे मीर, आप क्या कहेंगे? आखिरी लफ्ज, बहुत कम वक्त बाकी है। देखिए मियां साहब, मैं इनके पास कुछ 4 महीने पहले गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो हम बातें कर रहे थे। मैं टोल्ड, मैंने कहा यार ये वो नवाज शरीफ नहीं लगते जो कि मैं बहुत पुराना जानता हूँ। तो मैंने कहा यू शुड टेक इट इजी, बिकॉज उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था। लेकिन आपने देखा मीर साहब, पूरे मीडिया ने और इसको बड़े नेगेटिव तरीके से कहा, नहीं जी कुछ नहीं है, मशकूक है ऑपरेशन, ये गलत है, फलाना है। आज आपको पता चल गया कि सच्ची बात क्या है। नवाज शरीफ की एक्चुअली जो हालत थी वो जरूरत से ज्यादा खराब थी, जो कि इनके लास्ट चेकअप पे पता चला है। तो आई थिंक वी हैव टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट। देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी होता है वो उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि वो एक हॉट सीट पे होता है। आज हमें चाहिए कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वी विश हिम ऑल गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक जो हमारे जो बाकी जो मसले हैं इधर उधर के, उनको एक संजीदगी के साथ आप उनको डील करो, रादर देन सेंसेशनलाइजिंग इट। कभी हम ठीक बात, कभी गवर्नमेंट के पीछे, उसको ठीक करो। बहुत ठीक बात। असल में देखिए जी, हमें इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि कौमी सलामती मफाद को पेश नज़र रखना चाहिए। हमें कैसे अपने मामला चलाने हैं और कैसे लेकर इसको आगे चलना है, इसके बारे में गौर करना चाहिए। अगर कोई आइनी मजबूरी पेश है तो उसके हवाले से भी आइनी माहिरीन को सोचना चाहिए कि उसका क्या हल तलाश किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और तब हम एक दफ़ा फिर हम अपने तीनों जो एनालिस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और इकराम सहगल साहब ने, अगर मैं देखूं पूरी डिस्कशन जो मैंने सुनी, तो उन्होंने हमें जो आने वाले दिनों में हमारी अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी होती है उसके अहम पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन उन्होंने डिस्कस किए हैं और इनको कंसिडर भी करना चाहिए। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। दोबारा कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।